Welcome to C Anjali and classes, guys. You're ready to make audit easy. As we have discussed earlier in our previous part of this Asset 230 audit documentation, we are going to wind up this lecture, this particular essay 230 in this video only. अपने पास दो टॉपिक बचे हैं. वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैथड टेस्टेड एंड ऑफ प्रिपेयर एंड रिव्यूअर, एंड वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. एंड जो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल वाला जो पार्ट है वो सीए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली सीए फाइनल स्टूडेंट कैन attend it from the part where I will be starting with the assembly of audit file. Because assembly of audit file का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एस क्यू सी वन और एस 220 के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि चैप्टर वन ऑफ द आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ सी ए फाइनल, उसमें उसका हम रेफरेंस देते हैं. ठीक है, विद द रेफरेंसिंग ऑफ एस 230. तो वहां पे आप असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल सुन लेना फॉर द क्वालिटी पर्पस ऑफ द एस क्यू सी वन एंड एस 220. वहां लिखना होता है हमें. अभी एज ऑफ नाउ फॉर आई थिंक 15 minutes आई विल बी कवरिंग द टॉपिक विच इज ओनली रेलिवेंट टू सीए इंटर. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड. हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्ट किए गए थे, एंड जो ये स्पेसिफिक आइटम्स एंड मैटर्स है वो किसने टेस्ट किए थे, यानी प्रिपेयरर कौन था और उसके काम को किसने रिव्यू किया था. यहाँ पे दो चीजें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड. हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या टेस्ट किया था, फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसने टेस्ट किया था और उसके काम ने किसको रिव्यू किया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो चीजें, identification of specific item or matters, and second is identification of preparer and reviewer of that particular task being performed. ठीक है, recording the identifying characteristics serves a number of purposes. Number of purposes serve करते हैं. For example, it enables the engagement team to be accountable for its work. इससे क्या पता चलता है, जो engagement team है जितने भी members हैं उसमें से किसने कौन सा काम किया है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल है. एंड फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन और एक्सेप्शन और इनकन्सिस्टेंसीज. अगर काम में कोई गड़बड़े होती है, दिक्कतें होती है, कुछ गलतियां हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है. आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल वेरी विद द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द आइटम्स और मैटर टेस्टेड. ठीक है, इसने यही बोला है. इसी चीज को मैंने थोड़ा तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड क्लियरली आंसर. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली क्या होना चाहिए, वट एग्जैक्टली वॉज टेस्टेड, क्या टेस्ट किया गया था, हु परफॉर्म द वर्क, किसने परफॉर्म किया था, हु रिव्यूड एंड व्हेन, और किसने रिव्यू किया था, कब किया था, किस लिए. To ensure accountability, traceability and easy investigation of the errors. Right? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. Then we have, अब हमें क्या दिए, एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से हेल्प करता है. For a detailed test of entity generated purchase orders, हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज में इसको क्या बोलते हैं, आईपीई टेस्टिंग. क्या बोलते हैं, आईपीई टेस्टिंग. आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट, आई एम वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट, बिग फाइव वीडियो राइज. तो वहाँ पे भी हमें ये टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है. एंड बिफोर दैट आई वॉज इन ईवाई, वहाँ हमें ट्रेनिंग्स में भी सारी चीज़ें बताई जाती थी. तो यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ रिलायबल पर्सन हु हैज़ द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द थिंग्स. ओके, तो और यही वजह है कि मैं आपको हर एक लाइन का एग्जाम्पल दे पाती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दैम. स्टार्ट करते हैं. फॉर अ डिटेल टेस्ट ऑफ एंटिटी जनरेटेड परचेज ऑर्डर, यानी आईपीई टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि एंटिटी ने प्रोड्यूस किया, जैसे कि लेजर डंप हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गए, परचेज ऑर्डर्स हो गए. ठीक है, तो ये क्या हो गए, एंटिटी जनरेटेड documents. The auditor may identify the document selected for testing by their date and unique purchase order number. Auditor इसको कैसे
देख सकता है, किस तरीके से ट्रेस करता है कि कौन सा आइटम चेक हुआ था बाय इट्स डेट एंड यूनिक परचेज ऑर्डर नंबर। इसका एग्जांपल आई हैव टेकन, जैसे कि डिटेल टेस्टिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, हमें परचेज ऑर्डर की टेस्टिंग करनी है, 20 आइटम है और 20 आइटम को मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगी। परचेज ऑर्डर जो है उस पे लिखा होगा PO 1234, किसी दूसरे पे लिखा होगा PO 5678, फिर उसकी डेट लिखी होगी कि किसी की 10 अप्रैल थी, किसी की 15 मई थी। इससे क्या होगा, एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कर पाएंगे, पिन पॉइंट कर पाएंगे। और यही चीज किसका होता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। किस तरीके से हमारे पास दुनिया भर के कंपनी में क्या होता है, दुनिया भर के रिवेन्यू के अग्रीमेंट्स होते हैं, सर्विसेज के अग्रीमेंट्स होते हैं, इवन आपने प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं उसके भी अग्रीमेंट्स होते हैं। आप कैसे संभालोगे, आपको एक जो एंटिटी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज वे में रखती है, वहां पे ये नहीं बोला जाता प्रॉपर्टी नंबर दिस लोकेशन दिस, ऐसे नहीं बोला जाता। वहां पे डॉक्यूमेंट्स को भी पर्टिकुलर यूनिक नंबर दे दिया जाता है। इनवॉइसेस का तो ठीक है, वो तो लाजमी है कि उन पे आना ही है नंबर, बट अग्रीमेंट को भी स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक यूनिक की बना दी जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्स कर दिया हमने डॉक्यूमेंट्स को, ऑर्गेनाइज कर दिया है। मुझसे कोई पूछेगा ये फलाना डॉक्यूमेंट, नहीं, मैं नंबर बोलूंगी उसको कि ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट दिस एग्रीमेंट डेटेड एंड नंबर दिस, ये मुझे ला के दो। तो उस तरीके से काम चलता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। For a procedure requiring selection or review of all item over specific amount from a given population। ऊपर हमने किसके बारे में बात किया था, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के बारे में किया था, और वो भी कौन सा, एंटिटी जनरेटेड डॉक्यूमेंट। किसके बारे में बात किया था, एंटिटी जनरेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया था, दिस वन। ठीक है, और अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिलेक्शन और रिव्यू ऑफ ऑल आइटम ओवर अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। यानी कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है, सैम्पलिंग की बात कर रहा है। किसकी, कि मेरे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने किस तरीके से आइटम्स को सेलेक्ट किया था उसका रिव्यू करना है। द ऑडिटर में रिकॉर्ड द स्कोप ऑफ द प्रोसीजर एंड आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। रिकॉर्ड क्या करना है उसको, ऑडिट प्रोसीजर का स्कोप, कि हमारा कितना स्कोप था और कितनी तरीके की पॉपुलेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, और जनरल एंट्रीज ओवर स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर से मुझे कुछ जर्नल एंट्रीज निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सम अमाउंट। नहीं आया समझ, थोड़ा इजी करते हैं इसको, आ जाओ। थ्रेशोल्ड बेस्ड सिलेक्शन, वही हो गया ना, अमाउंट लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, अमाउंट। इसको मैंने क्या बोला, थ्रेशोल्ड बेस्ड सिलेक्शन। थ्रेशोल्ड क्या होती है, मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक लिमिट मैंने क्या कर दी, सेट कर दी, जिसमें से मुझे जर्नल एंट्रीज अब निकालनी है जनरल रजिस्टर से। तो टेस्टिंग ऑफ एंट्रीज, अब मैंने क्राइटेरिया क्या रखा, मुझे ऐसी जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना है जो कि 5 लाख से एक्सीड कर जाएगी। क्या हो जाएगी, जो कि 5 लाख से एक्सीड कर जाएगी। तो मेरे पास कुछ जेई होगी, उस पर मैं इफ वाला फॉर्मूला लगाऊंगी एक्सेल का। अब भाई सीए फाइनल वालों को पता है और इंटर वालों को भी पता ही होता है, आजकल सारे बच्चे एडवांस है, सीखते ही है अदर देन एजुकेशन कोर्सेज। तो एक्सेल में मेरा इफ का फॉर्मूला होता है, कंडीशन दूंगी इफ दिस पर्टिकुलर सेल इज ग्रेटर देन 5 लाख, देन उस पर लिखूंगी इन्वर्टेड कोमा में टेस्टेड, सॉरी टू बी टेस्टेड, और उस पर फॉर्मूला ड्रैग कर दूंगी, और जहाँ पे मुझे लिखा पा जाएगा टू बी टेस्टेड, वो सारे वो सारी जर्नल एंट्रीज मैं क्या करूंगी, स्क्रूटिनाइज करूंगी, इन्वेस्टिगेट करूंगी, राइट। तो ऐसे 2 मिलियन जर्नल एंट्रीज थी मेरे पास। 2 मिलियन में से जब मैं ये फिल्टर क्राइटेरिया लगा दूंगी कि 5 लाख वाली से ऊपर ही आए मेरे पास, तो वो जर्नल एंट्रीज मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं फिल्टर लगाऊंगी कि टू बी टेस्टेड पे, और फिर टू बी टेस्टेड में मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएगी, जो जो मुझे क्या करनी है, टेस्ट करनी है। ठीक है, और एंट्रीज का भी क्राइटेरिया होता है, इफ यू नो इन बिग कॉर्पोरेट्स जब आप जर्नल एंट्रीज मारते हो ना, वहाँ पे पर्टिकुलर जनरल लेजर अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, जनरल लेजर अकाउंट नंबर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इन कॉर्पोरेट फॉर्म GLAs। क्या बोलते हैं, GLAs, जनरल लेजर अकाउंट। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल आइटम्स डिफाइन स्कोप क्लियरली। सारे आइटम लिखने से अच्छा ये रहेगा कि आप उसका क्या कर दो, स्कोप डिफाइन कर दो। और स्कोप हमारा क्या है, वी आर टेस्टिंग जर्नल एंट्रीज विच आर हैविंग द अमाउंट मोर देन 5 lakhs, दिस इज आर स्कोप। एंड जी आई थिंक अब आपको हो गया होगा क्लियर।
ऑल क्लियर तो नहीं हुआ ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव फॉर अ प्रोसीजर रिक्वायरिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अभी हमने बात किया था क्या करना है हमें, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में अपना स्कोप को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। और वो सैम्पलिंग जो है, अब देखो ये ना सैम्पलिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 5:30 में। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि सैम्पलिंग हमारे पास दो तरीके की होती है, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक को हम हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग सैम्पलिंग बोलते हैं। सिस्टमैटिक में हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगती है, मतलब कुछ ना कुछ साइंटिफिक वहाँ पे लगता है, ठीक है। वहाँ पे हमने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, कुछ मॉनिटरी हो सकता है, कुछ इंटरवल हो सकता है, कुछ ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट में हमें इंटरवल सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। देखते हैं अब मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर दूंगी कि इंटरवल सिलेक्शन क्या होता है। मैं नोट्स में बना के लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब हर जगह तो ऐसे नहीं बोल पाऊंगी ना, वी विल बी रीडिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर ऐसे, वो 700 सीरीज के लिए रहेगा जब तक हम उस पर नहीं आ जाएंगे। बट थोड़ा थोड़ा जहाँ पे छोटा कॉन्सेप्ट होगा आई विल बी मेकिंग यू गो थ्रू विद दैट कॉन्सेप्ट। For a procedure requiring systematic sampling from a population of document, the auditor may identify the document selected by recording their source, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द सैम्पलिंग इंटरवल। इंटरवल सैम्पलिंग होती है हमारी, उसमें मैं बताती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, और हम सेलेक्ट कैसे करते हैं वो हम अपने नोट्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिस्टमैटिक सैम्पल ऑफ शिपिंग रिपोर्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द शिपिंग लॉग्स फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर स्टार्टिंग विद रिपोर्ट नंबर दिस टू दिस। आया नहीं होगा कुछ समझ, इसको हम समझते हैं। सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, इंटरवल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे कि आईसीआई के इंस्टीट्यूट में भी शिपिंग डॉक्यूमेंट का ही एग्जांपल लिया है, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेम एग्जांपल सो दैट यू कैन अलाइन विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट और आपको याद आ जाए कि क्या बात हुआ था। तो सैम्पलिंग मेथड में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड इसमें चेकिंग शिपिंग डॉक्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से लेके सितंबर 6 महीना का मैं क्या कर रही हूँ, इंटरवल सिलेक्शन लगाऊंगी। अब होता क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कितने हैं मेरे, 1000 है, कितने हैं 1000। और मेरा जो इंटरवल होगा, एवरी इंटरवल विद विल स्टार्ट विद 50th डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले 50th डॉक्यूमेंट को उठाऊंगी, फिर उसके बाद 100 को उठाऊंगी, फिर 50th को उठाऊंगी, देन 200 को उठाऊंगी, देन 250th को उठाऊंगी। इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आई हैव 1000, आई विल बी सेलेक्टिंग विद 50 एंड 50 का जो डिफरेंस होगा फिर देन मेरा नेक्स्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 50th ही डॉग दूंगी, ऐसा भी हो सकता है मैं 45 दूं और फिर 45 में 50 प्लस कर दूं तो मेरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर 50 प्लस कर दूं तो नेक्स्ट आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस सिस्टम बना लिया है, क्या कर लिया, एक सिस्टम बना लिया है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि पहले मैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 निकालूंगी, आफ्टर 100 इंटरवल मैं 101 निकालूंगी, इस तरह भी कर सकती हूँ। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी लगाई थी, स्टार्ट नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने थे, यानी पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या था, सोर्स क्या हो गया यहाँ पे, शिपिंग रजिस्टर से। शिपिंग के जो डॉक्यूमेंट है वो मैं कहाँ से निकालने वाली हूँ, शिपिंग रजिस्टर से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 50th होगा, ठीक है। और सैम्पलिंग इंटरवल कितना होगा, आप इसको ले लो, गैप कितना होगा, एक तरीके से 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। अब इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं कि इंटरवल कितना होना चाहिए, ये हमारा ऐसे 5:30 का पार्ट है। मैंने जस्ट आपको एक इंटरवल सिलेक्शन का ओवरव्यू दे दिया है कि ये होता क्या है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी योर डाउट ऑन माई टीजी। ओके, टीजी मीन्स टेलीग्राम चैनल। Then we have our next point, that is for procedure requiring inquiries of specific entity personnel, the auditor may record the date of inquiries and the name and the job and designation of entities personnel. अगर मैंने कोई स्पेसिफिक इंक्वायरीज की है पर्सनल से जो कि मेरे ऑडिट एविडेंस के लिए जरूरी है ऑब्टेन करने के लिए, और वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था, तो देन आई कैन रिकॉर्ड डेट एंड द नेचर ऑफ इंक्वायरी विच आई मेड विद दैट पर्सनल, उस पर्सनल का नाम, उसकी डेजिग्नेशन इन दी एंटिटी, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा।
आई थिंक ये तो एविडेंट है, आपको समझ आ गया होगा। स्टिल मैंने फिर भी एक रिटर्न में एग्जांपल ले लिया फॉर आई कैची पर्पस। इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सनल जब हम करेंगे तो हमें क्या डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिटर ने कॉल किया था प्रोविजन के बारे में, किससे? फाइनेंस मैनेजर से। किससे किया था? फाइनेंस मैनेजर से। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या करेगा? मेंशन द नेम ऑफ मैनेजर, उसका नाम मिस्टर ए था, जो कि कौन था? एफएम था। डेट क्या थी? 15 मार्च। डिस्कशन समरी लिखेगा, समरी का टाइटल दे देगा इंक्वायरी अबाउट प्रोविजन। ठीक है, इससे क्या होगा? हु प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन, ये एविडेंस मिल जाएगा कि मैंने किस बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज लिखी है। बिकॉज आई हैव टेकन द इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सनल नेम, दिस डेट, दिस समरी, दिस। ठीक है, इस तरीके से। then we have last but not the least point of this particular topic. For an observation procedure, the auditor may record the process or matter being observed. जब हम ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर करते हैं, इन केस ऑफ इन्वेंट्री वी हैव आल्सो टेकन द फिजिकल वेरिफिकेशन। इन केस ऑफ प्लांट एंड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वी अगेन हैव टू फिजिकली वेरीफाई देम, देयर कंडीशन, देयर आइडियलिटी, सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज को भी हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? लेट्स सी दैट। For an observation procedure, the auditor may record the process or matter being observed, the relevant individual, their respective responsibility, and where and when the observation was carried out. ये आप क्या देखने वाले हो? सॉरी, ये आप डॉक्यूमेंट करने वाले हो। इन्वेंट्री का फिजिकल स्टॉक काउंट चल रहा था डॉक्यूमेंटेशन में, कि कौन से वाले वेयर हाउस में चला था। ऐसा भी तो हो सकता है मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, और उन ब्रांचेस पे स्टॉक को क्या कर रखा है? कैरी किया हुआ है। तो मैं वहाँ पे लोकेशन लिखूंगी, फिर डेट लिखूंगी, फिर पीपल कितने इन्वॉल्व थे, फिर प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये सब मैं क्या करूँगी? डॉक्यूमेंट करूँगी। तो दिस वाज द टॉपिक। एंड इसी चीज़ को अगेन क्या बोला? एस ए 220 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिव्यू ऑडिट वर्क परफॉर्म थ्रू रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एस ए 220 में हम रिव्यू एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू की बात करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगेन जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एंगेजमेंट पार्टनर या फिर रिव्यूअर, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले एस ए 220 में। ठीक है, the requirement to document who reviewed the audit work performed does not imply a need for each specific working paper to include evidence or review. इसने बोला है कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है कि रिव्यू किसने किया था, ठीक है, उसको हर एक एविडेंस में इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। द रिक्वायरमेंट हाउएवर मीन्स डॉक्यूमेंटिंग व्हाट ऑडिट वर्क वाज रिव्यूड। रिक्वायरमेंट क्या है? कि ऑडिट वर्क कौन सा रिव्यू हुआ था, हु रिव्यूड, किसने रिव्यू किया था, एंड व्हेन इट वाज रिव्यूड। यही मैंने आपको क्या किया था? इनिशियल जो समझाया था यहाँ पर, ये कि हु एग्जैक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज टेस्टेड, हु परफॉर्म द वर्क, हु रिव्यूड एंड व्हेन, यही लिखा है इसमें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है। तो ये अपना टॉपिक हो जाता है ओवर। देन वी हैव छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए नोट्स की अब ज़रूरत नहीं है। एक जगह बस ऑडिट असेंबली फाइल में आएगा, वो हम नोट से पढ़ लेंगे। देन अब यहाँ से बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो टेस्ट हो सकता है, बट जो अब पढ़ा रही हूँ एक दो पैराग्राफ, वो टेस्ट होने के चांसेस कम है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सिग्निफिकेंट मैटर्स हम थोड़ा ऊपर भी पढ़ चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन जो ये सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं वो हम ऐसे 260 में पढ़ने वाले हैं। The documentation is not limited to records prepared by the auditor, but may include other appropriate records such as minutes of meeting prepared by the entity personnel and agreed by the auditor. Minutes of meeting कैसी? कि जो बोर्ड ने अप्रूवल लगाई होगी कि लोन पास कराना है, या कोई भी फ्यूचर गोइंग कंसर्न के प्लान्स बनाए होंगे, तो वो सब मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑडिटर पढ़ेगा, उसको अप्रूव करेगा, वो भी उसका ऑडिट एविडेंस बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया सिर्फ वो एविडेंस नहीं, प्रिपेयर किया है वर्किंग पेपर्स, हम मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड पेपर्स को भी ले सकते हैं, बट आफ्टर अ थोरो रिव्यू। ठीक है, others with whom the auditor may discuss significant matter may include other personnel within the entity and external parties. external parties में जैसे अपनी आ गई बैंक, लीगल टीम आ गई। लीगल टीम मतलब इन हाउस भी होती है और आउटसाइड लॉयर भी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी सच एज पर्सन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एडवाइस टू दी एंटिटी, जैसे कि लॉयर ही हो गया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ इनकन्सिस्टेंसीज हैव बीन एड्रेस्ड। कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थी, उसको हमने किस तरीके से रिजोल्व कराया, किसने किया रिजोल्व, किस टाइम किया, ये हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं।
So the requirement to document how the auditor addressed inconsistencies in information doesn't imply that auditor need to retain the documentation that is incorrect or superseded. जो करेक्ट हो चुका है डॉक्यूमेंटेशन उसको हमें गलत वाले जो ऑडिट एविडेंसेस थे जिसमें हमने क्वेरीज लिखी थी उसको हमें लिखने की जरूरत रखने की जरूरत नहीं है। जो करेक्ट हो चुका है हम उसको रख सकते हैं। कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू दी स्मॉलर एंटिटीज। अब लग रहा है ये मतलब ये नहीं होगा तुम्हारा टेस्ट, मैं बस पढ़ाने को पढ़ा रही हूँ ये वाले 2-3 पैराग्राफ। फिर हम आएंगे अपने सीए फाइनल वाले टॉपिक पे, मतलब इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो और सीए फाइनल वाले भी उसको देखेंगे। इससे पहले जितने लेक्चर थे वो सीए फाइनल को देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। The audit documentation for the audit of a smaller entity is generally less extensive than that of the audit of the larger entities. Larger entity में इतने सारे आइटम होते हैं, इतनी वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वहाँ पे हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सॉलिड रखनी पड़ती है। बट स्मॉल एंटिटीज में इतना नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वर्किंग पेपर आपके बनेंगे ही नहीं। फर्दर इन केस ऑफ एन ऑडिट वेयर एंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म्स ऑल द ऑडिट वर्क, जहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब छोटी फॉर्म्स में होता है हम मतलब पार्टनर का बड़ी फर्म्स में क्या काम होता है, बड़ी कॉर्पोरेट्स में वो रिव्यू करते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रिपेयरर एंड रिव्यूअर का कॉन्सेप्ट आता है। बट छोटे फर्म में प्रिपेयरर भी हो सकता है एक पार्टनर। The documentation will not include matter that might have to be documented solely to inform and instruct the member of the engagement team or to provide evidence of review by the other member of the team. For example, there will be no matter to document relating to the team discussion or supervision। जब काम ही खुद किया है तो डिस्कस किससे किया होगा और सुपरवाइज किसने किया होगा, एंगेजमेंट पार्टनर खुद उस चीज को परफॉर्म कर रहा है। Nevertheless, the engagement partner complies with the overriding requirement in the paragraph to prepare the audit documentation can be understood। हो, हाँ ऐसा हो गया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया तो जरूरत भी तो नहीं थी। ठीक है, ये बोला है। एज दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मे बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज कैसे, पीआरबी हो गई, पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है, क्यूआरबी हो गई, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये सब होते हैं। नफरा हो गई। हाँ, एक बार मैंने आपको होमवर्क भी तो दिया था, नफरा क्या होती है, कोई करके लाया उस होमवर्क को कि नफरा की फुल फॉर्म क्या और नफरा के काम क्या होते हैं? एनीवन? आई थिंक यू मिस्ड इट। अगेन आई एम गिविंग द होमवर्क। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे वो टॉपिक अपना ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 में ही आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले आप देख सकते हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है। When preparing audit documentation, the auditor of a smaller entity may also find it helpful and efficient to record various aspects of audit together in a single document with cross references to supporting working paper as appropriate। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग भी दे सकते हैं क्योंकि स्मॉल एंटिटी में ऐसा भी तो हो सकता है मैंने एक ही वर्किंग पेपर में सब कुछ निपटा दिया हो। ऐसा होता था, मतलब कुछ क्लाइंट्स में ना हमारी जो लोन की समरी होती थी हम उसको टैक्स ऑडिट में भी यूज कर लेते थे क्योंकि वो एंटिटी स्मॉल थी। एक ही वर्किंग पेपर मेरे मल्टीपल टास्क में भी काम आ जाती थी तो उसकी हम क्रॉस रेफरेंसिंग कर देते थे क्योंकि टैक्स ऑडिट में क्लोज होता था कि मतलब 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट या कुछ ऐसा ही क्लोज होता था। अब तो खैर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि टैक्स ऑडिट तो मतलब 3 साल पहले की होगी मैंने, 3 या 3.5 साल पहले। अब तो उसमें आ गई हूँ मैं स्पेशलाइजेशन वाले रोल में ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट तो नहीं होती है हमारी, स्टैट ऑडिट होती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता था तो वहाँ एक ही वर्किंग पेपर हमारी बहुत सारी अलग अलग टास्क में काम आ जाती थी। एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स दैट में बी डॉक्यूमेंटेड टुगेदर इन दी ऑडिट or a smaller entity include understanding of entity and its internal control, the overall audit strategy and audit plan, materiality, मतलब कि जितना कॉन्सेप्ट होता है अपना ऑडिट प्लान का, स्ट्रैटेजी का, मटेरियलिटी का, मतलब ये वाला मैंने लिया है यूट्यूब पे अलग से टॉपिक्स। तो ठीक है, अगर किसी को समझना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, बट ये चीज़ ना यहाँ पे टेस्ट नहीं होगी। मटीरियलिटी आपकी ऐसे 320 में टेस्ट होगी, स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान ऐसे 300 का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ना, इट विल बी बेटर। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मैं इनके लिंक डाल दूंगी हर एक वर्ड का, मटीरियलिटी का भी, ऑडिट प्लान एंड स्ट्रैटेजी का भी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये भी, और सिग्निफिकेंट मैटर तो मेरे को ऐसे 220 में आपको पढ़ाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है टॉपिक। देन वी हैव, अब बात करते हैं डिपार्चर फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। किसी रिक्वायरमेंट से अगर हमने डिपार्चर किया यानी उसको फॉलो नहीं किया है तो क्या,
The requirement of the essays are designed to enable the auditor to achieve the objective specified in the essays and thereby overall objective of the auditor. Requirement क्या है इस essay की कि हम अपने objective को क्या कर सके, अचीव कर सके इन all the essays being said, और जो overall objective है as per essay 200 वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए. The documentation requirement applies only to the requirement that are relevant in the circumstance. A requirement is not relevant only in the case of where कोई भी रिक्वायरमेंट जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की है वो कहाँ अप्लाई नहीं होगी. द एंटायर एसे इज नॉट रेलिवेंट, या तो पूरा एसे ही रेलिवेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ एंटिटी डज नॉट हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने IAF के बारे में तुम्हें बताया था. इफ यू डोंट रिमेम्बर यानी कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है या फिर तुमने रिवाइज नहीं किया है, दो ही चीज हो सकती है. ठीक है. IAF के बारे में मैंने बताया था कि जो एंटिटी है, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है एक दूसरे पर्सनल यानी कि इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट यूज करना चाहता है कर सकता है, बट अगर एंटिटी ही इतनी छोटी है उसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की ही जरूरत नहीं थी, तो वहां पे पूरा का पूरा ऐसे 610 रेलिवेंट ही नहीं होगा, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो जिस जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन क्या करूँ. मैं तो ये भी नहीं लिखूंगी दिस वाज नॉट एप्लीकेबल, नहीं था, दिख रहा है. ठीक है. द रिक्वायरमेंट इज कंडीशनल एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट. रिक्वायरमेंट कंडीशनल थी और कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट टू मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन वेयर देयर इज an inability to obtain the sufficient audit evidences and there is no such inability. यानी कि ऑडिटर जो है ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन कर पाया तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है. बट अगर वो सारे जो ऑडिट एविडेंसेस है उसको ऑब्टेन कर पा रहा है तो वो क्यू एस 705 पे जाएगा, क्यों ही अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा. समझ आया बात. मतलब कि जो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है उसको मैं ज़बरदस्ती क्यों अपने डॉक्यूमेंटेशन में घुसाऊंगी. तो वहां पे अगर मैंने डिपार्चर किया है तो इट विल बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो कंडीशन वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं थे कि मुझे उन एसेस को क्या करना पड़े, कंप्लाई करना पड़े. राइट. आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी. देन वी हैव मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब ऐसा भी तो हो सकता है ऑडिटर ने क्या कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दिया, बट इशू करने के बाद कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ऐसे हो गए कि ऑडिटर को रिपोर्ट फिर भी मॉडिफाई करनी पड़ जाए, तो क्या करें. एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंक्लूड फैक्ट विच बिकेम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट विच एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट. और सही बताऊं ये वाला जो मैटर है तुम वो आई थिंक मुझे तुम्हें 560 में ही पढ़ाना चाहिए. ठीक है. मैं इसको ऐसे 560 में ही पढ़ाऊंगी. ओके. तो ये हो गया टू रीड विद विद ऐसे 560. और 560 क्या है, हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये हम वहां पे पढ़ेंगे. अब अपना आ जाता है फाइनल टॉपिक. वी आर गुड टू गो टू कंप्लीट दिस. तो अब आ जाता है अपना फाइनल टॉपिक, और ये CA इंटर एज वेल एज CA फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट है. असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. SQC1 require firms to establish policy and procedures for the timely completion of assembly of audit files. An appropriate time limit within which to complete the assembly of audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. क्या कह रहा है, जैसे ही आप ऑडिटर्स रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट को रिलीज कर दोगे तो रिलीज करने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपनी फाइल की असेंबली कर लेनी है. कौन सी फाइल मैम, अरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं ना, वही जो हमने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, सैम्पलिंग लगाई है, वर्किंग पेपर्स बनाए हैं, उसकी क्या बनानी है, हमें एक ऑडिट फाइल बनानी है, उसको असेंबल करना है विद इन दी 60 डेज. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQ. यहाँ से आपका क्या बनेगा, एक MCQ या फिर ट्रू और फॉल्स इन केस ऑफ CA इंटर. ठीक है. यहाँ आपका आ गया MCQ. तो विद इन 60 डेज हमें ऑडिट फाइल को क्या करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है. द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एन एडमिन प्रोसेस. ये क्या है, एडमिन प्रोसेस है. एडमिन प्रोसेस मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करना है, कोई न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाना है, कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है. आप कंक्लूजन ऑलरेडी अपना रिलीज कर चुके हो, उसी को आपको बस असेंबल करना है. कोई न्यू टास्क नहीं, कोई न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं, कोई
न्यू व्यू पॉइंट नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी released the auditor's report on the basis of professional skepticism, professional judgment, and the audit evidence is already obtained during the audit. ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये एडमिन प्रोसेस है। चेंजेस में हाउ एवर बी मेड, चेंजेस किए जा सकते हैं, बट किस चीज के? इफ देयर आर एडमिन इन नेचर, अगर वो एडमिन इन नेचर के है तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट या डिस्कार्ड करना है सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि जो सरपास हो गए होंगे, यानी कि गलतियां थी कुछ, वो डॉक्यूमेंटेशन हमने उस हिसाब से बनाई थी बट मैनेजमेंट ने उसको सब्सिक्वेंटली ठीक कर दिया था, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकती हूँ, डिस्कार्ड कर सकती हूँ। शॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग दी वर्क पेपर्स, यानी कोई एक वर्क पेपर का जो आइटम एंड ऑडिट प्रोसीजर्स है मैं दूसरे वर्क पेपर में ले सकती थी, तो मैंने उसको क्रॉस रेफरेंस कर दिया। साइनिंग ऑफ ऑन द कंप्लीशन चेकलिस्ट, कंप्लीशन चेकलिस्ट पे मैंने क्या कर दिया, साइन ऑफ कर दिया कि ये ऑडिट प्रोसीजर लगाने थे, इस टाइम पे लगाने थे, ये ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, एंगेजमेंट लेटर मिल गया। एंगेजमेंट लेटर, जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा। एंगेजमेंट मैंने तुम्हें पहले बताया था, वो वाला लेक्चर याद करो जहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हमें सेपरेट चेकलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ था। इफ यू रिमेम्बर, नहीं आएगा ना एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे, गुड। जिन बच्चों को याद आ गया, वेरी गुड, you are on right track. Signing off on completion checklist relating to the file assembly process. Documenting audit evidences that the auditor has obtained, discussed, and agreed with the relevant members of the engagement team and before the date of auditor's report, और document करना है audit evidences को जो कि auditor ने obtain किया है, discuss किया है और agree किया अपने team members के साथ before the auditor report date। ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने क्या कर रखा है आपके लिए, एक समरी फ्लो चार्ट के टाइप में बना रखा है कि आपको देखते ही याद आ जाए। व्हाट काइंड ऑफ ओके, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी FY 25-26 का ऑडिट पीरियड चल रहा था मेरा। इस ऑडिट पीरियड की जो रिपोर्ट है मेरे को मैक्सिमम 30 सितंबर तक देनी पड़ेगी, बट मैंने कब दे दी, मई 31 को ही दे दी। और मई 31 को देने का मतलब है विद इन 60 डेज मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट असेंबली फाइल करना पड़ेगा, यानी कि मई, जून, जुलाई, जुलाई में करना पड़ेगा। 30 जुलाई को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फाइल को असेंबल करना पड़ेगा। दिस इज एन एडमिन प्रोसेस, इट डजंट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू वर्क, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन वी हैव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यू शुड रिमेंबर दिस, एमसीक्यू बनेगा यहाँ से 2 नंबर का आपका, एंड रिटर्न में भी आ सकता है। फिर एसक्यूसी 1 रिक्वायर फॉर्म टू स्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटेंशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमको रिटेन करना है, कब तक, 7 ईयर्स तक। कब तक करना है, 7 ईयर्स तक। द रिटेंशन पीरियड फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरली इज नो शॉर्टर देन द 7 ईयर, यानी कि मिनिमम 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी 5 मई को अगर मैंने बनाई है तो अगले मतलब 5 मई 2030 को मैंने बनाई है, तो वहां से 5 मई 2037 तक तो मेरे पास वो ऑडिट फाइल रहनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हम थोड़ा ना कंपोनेंट, जब ग्रुप ऑडिट की बात करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे एसए 600 में। किस में करेंगे हम इसकी बात, एसए 600 में करेंगे, या 620 एक्सपर्ट का है, वो इंटरनल ऑडिटर का है, हाँ ठीक है, एसए 600 में बात करेंगे इसकी हम। ठीक है, देखा एक लाइन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसए से रिलेटेड हो जाती है, एसए 600 विद एसए 600। ठीक है, an example of a circumstance in which auditor may find it necessary to modify existing audit documentation or add new audit documentation after the file assembly has been completed is the need to clarify existing audit documentation arising from the comments received during the monitoring inspection performed by the internal or external parties। उनकी जो इंटरनल क्वालिटी टीम होगी वो, या फिर पीआरबी क्यूआरबी नफरा, इन्होंने कुछ बोला तो उस अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऑल थिंग्स विल बी एडमिन इन नेचर। ठीक है, then we have ownership of the audit documentation। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगेन ये सीए फाइनल एंड इंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए फाइनल में हम इसको चैप्टर 1 में
क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, मेंशन करते हैं। एंड अगेन सीए फाइनल में एक अपना टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि नाइटमेयर फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स है। वहां पे भी इसका रेफरेंस हमें देना पड़ता है। तो ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, बेसिकली हम इसमें ये बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ना ऑडिट के वर्किंग पेपर्स है, वो सारी किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी कभी नहीं बनेगी। ऑडिटर चाहे तो एट हिज ऑन डिस्क्रिशन, हम ये वर्ड यूज करते हैं, एट हिज ऑन डिस्क्रिशन, या फिर एट हिज विल, अपनी मर्जी से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई एक्सट्रैक्ट दे सकता है, स्निप दे सकता है, पोर्शन दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो क्लाइंट है, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट जो ऑडिट की क्वालिटी है वो डिमिनिश ना हो, डिसरिगार्ड ना हो। ठीक है, तो यही बोला है, और इसी को हमें ऑडिट की लैंग्वेज में लिखना होता है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी कि SQC 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। बहुत बड़ा नाम है, ये SQC 1 का ही है। अभी के लिए तुम इसको नहीं याद करोगे तो चलेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग SA 230 issued by the institute provide that unless otherwise specified by the law, जब तक हमको लॉ या रेगुलेशन नहीं बोलता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी रहेगी, ऑडिटर की। ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन, अपनी मर्जी से, मे मेक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट। क्लाइंट की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, क्लाइंट को भी हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन, जैसे मैंने डिमिनिश बोला था, ऑडिट में हम इसको बोलते हैं अंडरमाइन the validity of work performed, or in case of assurance engagement the independence of the auditor or of his personnel। वहां पे इंडिपेंडेंस भी हर्ट नहीं होनी चाहिए ऑडिटर की, या फिर ऑडिटर के साथ मिलकर जिसने काम किया था उसकी भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यू नीड टू रिमाइंड इट क्लियरली। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। देन एक और रह गया, प्रिपेयर रिव्यूअर का रह गया। डिपार्चर हो गया है, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन थी, इंस्पेक्शन फॉर द प्रिपरेशन। हाँ, ये पैराग्राफ रह गया था अपना। मैं सोच भी रही थी, मैंने ये नोट्स तो बनाए हैं, ये काम क्यों नहीं आए। ये बहुत काम आएगा भाई, ये पैराग्राफ समझने के लिए। मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम टेस्टेड, जो कि हम कर चुके हैं, और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिपेयरर एंड द रिव्यूअर। पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम एक बार नोट से गो थ्रू करते हैं एंड देन बुक पे जम कर जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो SA 230 है वो क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएगा, SA 230 ऑल्सो स्वाहा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिपेयरर एंड द रिव्यूअर। यहाँ पे प्रॉपरली हमारे क्या बनते हैं, एक्सेल ट्रैकर बनते हैं कि क्या तो वर्क था, किसने प्रिपेयर किया था, किसने रिव्यू किया था, और किस डेट पे किया था। ये हम छोटे फॉर्म्स में मैनुअली बनाते हैं, बड़े फॉर्म्स में इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, बिग कॉर्पोरेट्स में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिपेयरर एंड द रिव्यूअर। वर्किंग पेपर कौन सा था, डेटर की टेस्टिंग करनी थी। प्रिपेयर किसने किया था, आर्टिकल असिस्टेंट ने। ऑब्वियसली आर्टिकल ही करेगा, मुंह पे फेंक। तो हम कहाँ थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयरर एंड रिव्यूअर। वर्किंग पेपर क्या था, डाटा टेस्टिंग थी। कौन प्रिपेयर करेगा, आर्टिकल असिस्टेंट करेगा। ऑब्वियसली आर्टिकल ही करने वाला है, उसको हम कोड़ी के भाव में स्टाइफन दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं उसके मुंह पे, तो भी उसको करना पड़ रहा है। ठीक है, और रिव्यू कौन करेगा, ऑडिट मैनेजर करने वाला है। और डेट क्या रहेगी, 25 मार्च। इस तरीके से हमारा कुछ ट्रैकर बनता है। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद TCWG। कुछ हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स किससे डिस्कस किए होंगे, TCWG से। दोस चार्ज विद गवर्नेंस। Whenever the auditor discuss important issues जैसे कि significant matter with management, TCWG and others, these discussion must be properly documented। ये जो discussion है वो भी क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन, कैसा डिस्कशन, ओनली सिग्निफिकेंट मैटर, जैसे कि फ्रॉड रिस्क क्या है,
गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। अब आपको पता होगा अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं होती है तो उसका जो अकाउंट्स है वो लिक्विडेशन बेसिस पे बनता है, कि अगर हम मार्केट में अपनी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेचने चाहेंगे, रिलीज करने जाएंगे, तो आज की डेट में कितना हम पैसे उठा सकते हैं, तो वो होता है लिक्विडेशन बेसिस। ठीक है। और गोइंग कंसर्न होता है अक्रूवल। उसके बाद है मेजर एस्टिमेट्स, फिर उसके बाद डिसएग्रीमेंट्स विद द मैनेजमेंट। ये हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट लिमिटेड टू द ऑडिटर्स नोट। ऑडिटर कैन रिलाई ऑन दी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईमेल्स, रिटन कम्युनिकेशन, बट ऑडिटर शुड अग्री और वैलिडेट दैम। अग्री करना चाहिए एंड वैलिडेट करना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। बोर्ड मीटिंग में स्टेट कि लोन हमारा कितना है, रिस्ट्रक्चर हुआ है 20 करोड़ का। अब रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, बेसिकली आप ना अपना जो लोन है वो चुका नहीं पा रहे थे रीपेमेंट डेट पे जब आपको रिलीज करना था, तो बैंक ने क्या किया, आपका जो रीपेमेंट अमाउंट था उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, लोन में। ठीक है, उसको दोबारा से लोन में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। थोड़ा ओवरव्यू दिया है क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था। अब अगर तुम्हें इजी इजी एग्जांपल बता दूंगी, तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑडिट पढ़ने का क्या मजा आएगा। ठीक है। देयर इज नो स्कोप फॉर फेक कॉन्फिडेंस इन माई क्लास। दिस मो मतलब मम्मी वाला नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग, ROC वाला, नॉट मम्मी वाला। दिस इज मिनट्स ऑफ मीटिंग कैन बी यूज एज ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है। तो विद होम डिस्कशन कैन हैपन, अगेन मैनेजमेंट में CFO आ सकता है, TCWG में ऑडिट कमेटी आ सकती है, अदर्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज आ सकती है। वट एग्जैक्टली शुड बी डॉक्यूमेंटेड, date of discussion, name and designation of participant, then matter discussed, then key points and representation, and then conclusion and outcome. Discussion are important because they provide the audit evidence, then auditor's conclusion and support, then defending out audit opinion कि हमने ये वाला opinion ही क्यों दिया। ठीक है, ये अपना सारा हो जाता है एसेट 230 स्मार्ट, और इसी को हम एक बार पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं। ठीक है। The auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary, sometimes known as the completion memoranda, that describe the significant matters identified during the audit and how they were addressed, or that includes cross-referencing to other relevant supporting audit documentation। अब आपको समझ आ रहा होगा हर एक चीज, हर एक वर्ड जो इसमें लिखा है। Such a summary may facilitate effective and efficient reviews and inspection of the audit documentation, जो मैंने PRB QRB नफरा का एग्जांपल लिया, for large and complex audit. Further, the preparation of such a summary may assist the auditor's consideration of the significant matters. It may also help auditor to consider whether, in light of audit procedure performed and conclusion reached, there is any individual relevant essays objective that auditor can't achieve that would prevent the auditors from achieving the overall objective of the auditor। ये पैराग्राफ ज्यादा काम का है नहीं, मैंने आपको नोट से पढ़ा दिया, आप इसको यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन बताया और ये एरिया ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकता है, स्टिल यू वांट टू रेफर यू कैन। ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ आर टॉपिक्स, एंड अपना जो ऐसे 230 है वो हो जाता है स्वाहा समाप्त। और उसके बाद मॉडिफिकेशन से है वो तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो आपको इसको अलग से जानने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली यू नीड टू रीड द नेचर, पहले तो स्कोप मैंने बता दिया था, फिर नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये हम समझ चुके थे। इसमें बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थी जिसकी वजह से ये जो ऐसे है वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हमसे पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। और एक्सप्लेन करते हुए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन हमने असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल पढ़ लिया था। ये मैं बताती हूँ ना, वेयर ऐसे में हमें क्या कर रखा है, रिपीटेशन दी होती है। ये पहले ऊपर ओवरव्यू दे देते हैं और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में समझाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेचर, फॉर्म एंड कंटेंट देखा था, फिर किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दी थी। देन उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या सेपरेटली हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑडिट प्लान, एंगेजमेंट
लेटर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या क्या हम डॉक्यूमेंट करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर के रिव्यू में क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखी थी। फिर डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रेलिवेंट प्रोफेशनल जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। बस ऐसे 700 सीरीज का हमने स्किप किया था, जो कि हम ऐसे 700 में वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। आई हैव नोटेड इट डाउन इन माई डायरी कि मुझे जब भी किसी ऐसे में जाना है और क्रॉस रेफरेंस दिया है तो वो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम एंड मैटर एंड प्रिपेयर एंड रिव्यूअर, ये हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप आवर लेक्चर फ्रॉम हियर। We have completed essay 230 and in the next lecture we will be starting with essay 250. वी विल बी स्टार्टिंग विद ऐसे 250 अगेन, उसमें भी टर्मिनोलॉजीज बहुत अलग जाएगी तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा, ठीक है। और ये वाला लेक्चर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल ऑफ द लास्ट 50 मिनट कैन व्यू, लास्ट 15 मिनट से सीए फाइनल इसको देखेगी, सीए इंटर को तो पूरा देखना ही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड रिवाइज दिस स्टफ बीइंग टॉट टू यू। गुड इवनिंग।